आपने देखा था कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है उसमें दो स्टेप है। जो पहला स्टेप है वो अनजिपिंग है। अनजिपिंग का मतलब है क्या है? सेपरेशन ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बाय हेलिकेज या स्वीवेलेज। उसके बाद देखा था अनजिपिंग occur at fixed place and this fixed place is known as ORI, origin replication, prokaryote में 1, eukaryote में many। और आपने देखा था ORI topoisomerase cuts in one strand, as a result Y shaped replication fork is produced। फिर आपने देखा था कि अनजिपिंग में मैग्नीशियम आयन अटैक कोफैक्टर, और आपने देखा था अनजिपिंग एल्कालाइन मीडियम में होता है। आपने कहीं ना कहीं कल देख चुके थे क्या कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कैसे खुलते हैं। अगर डीएनए का फोटो बनाए अगर ऐसे देखो, किसी भी लाइव फेनोमेनन को एक्सप्लेन करना बड़ा टिपिकल होता है। जैसे हम बोले क्या है कि कोई चलता हुआ पंखा कॉपी में बना लो, तो चलता हुआ पंखा बन पाएगा कॉपी में? आप रेजोनेंस में पढ़े होंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बाइंडिंग एंड कॉन्जुगेट सिस्टम तो डॉट से दिखाया होगा। किसी भी लाइव फेनोमेनन को, जैसे पढ़ाता हुआ टीचर, चलता हुआ पंखा, डांस करता हुआ डांसर, कोई गाना गाता हुआ, म्यूजिक बजाता हुआ म्यूजिशियन, आप उसको मतलब ड्रॉ नहीं कर सकते, समझो। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक लाइव प्रोसेस है, और एक लाइव प्रोसेस को अगर आप किसी एक स्टेटमेंट में लेके आओ तो बड़ा टिपिकल है, क्योंकि ठीक है एक समय में कई घटनाएं घट रही होंगी, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको समझा लेना हो। हमने कहा कि ये देखो डीएनए में एक हेलिक्स, ये देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 हेलिक्स है ऐसे ही। हमने कहा ये देखो ये 5वां हेलिक्स है। हमने कहा ये देखो ये 6वां हेलिक्स है, ऐसे ये 5वां हेलिक्स है, ये 6वां हेलिक्स है, लाइक दिस ऐसे। ये देखो हमने कहा ये 7वां हेलिक्स है, 6, ये 7। समझो, अगर लेट सपोज कि जो भी ओराई है ये यहाँ पे है, तो टोपोआइसोमरेज ने जब इसको काटा ऐसे, टोपोआइसोमरेज नीचे से काटे, ये देखो यहां से टोपोआइसोमरेज कटिंग ऑन स्ट्रैंड, तो होगा क्या, यहाँ पे आके कुछ प्रोटीन होंगी, एसएसबी प्रोटीन, वो आके जुड़ जाएंगी, और हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन भी आके जुड़ जाएंगी, और जुड़ के इसको ऐसे बना देंगी लाइक दिस। ये देखो ये ऐसे आ गया और ये ऐसे बन जाएगा। ये देखो वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क इज प्रोड्यूस, ये वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क बन चुका है। ये तो पूरा उठाया हुआ सीधा होगा ऊपर, समझो, केवल ये हेलिक्स खुला है। उसके बाद ये खुलेगा, ये खुलेगा, ये खुलेगा, ये खुलेगा, ये खुलेगा, एक एक करके खुलेगा, और ऐसे ही कहीं नीचे भी ओराई होगा। 2.2 मीटर का है डीएनए, उधर भी ओराई होगा, उधर से भी नीचे से ऊपर आ रहा होगा। मतलब एक समय में मोर देन वन प्लेस पे किसी यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अगर हम बात करें किसी यूकैरियोट में तो ओराई मोर देन वन होते हैं, तो मोर देन वन साइड पे रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, मोर देन वन साइड पे टोपोआइसोमरेज काटता है, मतलब एक से ज्यादा साइड पे टोपोआइसोमरेज काटेगा, एक से ज्यादा रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा, समझो। ऐसा है कि इसके लिए जो एंजाइम, उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। और ये एंजाइम वर्क ऑन बोथ स्ट्रैंड, वर्क ऑन बोथ स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड पे काम करेगा, वर्क ऑन बोथ स्ट्रैंड। आई मीन डीएनए रेप्लिकेशन में ये भी टेम्पलेट की तरह काम करेगा, ये भी टेम्पलेट की तरह काम करेगा। यानी जब हम बात करें डीएनए के रेप्लिकेशन की, तो डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट के जैसे काम करते हैं, मतलब उसी के कॉम्प्लीमेंट्री डॉटर डीएनए बनेगा, समझो। तो जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये वर्क ऑन बोथ स्ट्रैंड, और जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, समझो। और ये इसका जो साइट होता है, साइट SIT साइट, साइट को प्राइमर होता है, प्राइमर प्राइमर, समझो। और इसी प्राइमर का एक्सटेंशन, व्हाट इज प्राइमर? सम केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, कुछ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसमें 4 से 6 या 4 से 8 बेसिस का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, आरएनए प्राइमर बोलते हैं। तो आरएनए, यू नो व्हाट, जहां पे प्राइमर होगा वहीं पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगी। लेकिन यहाँ पे जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड,
सोर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सोर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? डीएनटीपीज। जो न्यूक्लियोटाइड का सोर्स होता है उसको अपन लोग डीएनटीपीज बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, डीएनटीपीज। और डीएनटीपीज का जो एग्जांपल है, जैसे हम गए एटीपी, हम गए जीटीपी, हम गए सीटीपी, हम गए टीटीपी। बेटा कभी भी नेटवर्क जा सकता है, भयंकर थंडर स्पॉट हो रहा है, भयंकर बिजली और बारिश भयंकर आ रहा है। चलिए जब तक साथ देखकर चलते हैं। हमने कहा एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, इनको बोलते हैं डीएनटीपीज। ये जो एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी ये सब है, क्या नहीं है? यूटीपी। जो यूटीपी होता है वो किसमें होता है? आरएनए में, समझो। यानी एक्सेप्ट यूटीपी, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, इसको बोलते हैं डीएनटीपी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, डीएनटीपी। ये जो होता है ये सोर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। इट्स बेटर टू से कि डीएनटीपी वर्क एज ड्यूअल पर्पज। इनके ड्यूअल दो पर्पज है, ड्यूअल पर्पज, ड्यूअल पर्पज। बिसाइड वर्किंग एज सबस्ट्रेट, यू नो व्हाट, इनके ड्यूअल पर्पज है। क्या है? बिसाइड वर्किंग एज सबस्ट्रेट, बिसाइड के अलावा, वर्किंग एज सबस्ट्रेट, बिसाइड वर्किंग एज सबस्ट्रेट, बिसाइड वर्किंग एज सबस्ट्रेट by the hydrolysis of terminal phosphate give enormous amount of energy to open the helix one by one. हमने क्या बोला था कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो एनर्जी है वो एटीपी से, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं आती। द डीएनए रेप्लिकेशन, द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन do not come from mitochondria. Actually न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो डीएनटीपीज होते हैं वो दो काम करते हैं। एक तो न्यूक्लियोटाइड के सोर्स होते हैं, जैसे हमने कहा कि अगर मान लो यहाँ पे पेरेंट्स में अगर हम बात करें, इसको हम फैला के बनाएं, ऐसे फैला के बनाते हैं, ये देखो ऐसे बनाते, ये ऐसे होगा, समझो। अगर हमने कहा कि अगर मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, यहाँ सी है, यहाँ क्या रहा होगा? टी, यहाँ क्या रहा होगा? ए, यहाँ क्या रहा होगा? सी, यहाँ क्या रहा होगा? जी, समझो। तो जो भी डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ पे, तो सी के लिए क्या आएगा? जी, जी के लिए सी, टी के लिए ए के लिए टी। समझो बात को। तो ये जी कहां से आएगा? सी कहां से आएगा? ए कहां से आएगा? टी कहां से आएगा? ये यहां से आएगा। क्या होगा कि जो डीएनटीपीस होते हैं, जैसे एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, इनके जो टर्मिनल फॉस्फेट है ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, और इनके हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी, ये एनर्जी ओपन हेलिक्स वन बाय वन, ओपन हेलिक्स वन बाय वन। बच्चों आवाज आ रही है क्या? जी सर आ रही है। यस सर बोला करो तो हमें पता चलेगा ना कि कुछ है, नहीं तो चला शुरू है। हमने क्या बोला आपसे कि एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी ये सब क्या है? डीएनटीपीस। डीएनटीपीस के कितने पर्पज हैं? दो। किसकी तरह काम करेगा? सबस्ट्रेट के जैसे, मतलब सोर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सोर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड मतलब वर्क लाइक सबस्ट्रेट, वर्क लाइक सबस्ट्रेट, वर्क लाइक सबस्ट्रेट। इसका क्या मतलब है कि डीएनए रेप्लिकेशन में एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक डॉटर स्ट्रैंड होता है। तो जो डॉटर स्ट्रैंड के बेसिस होते हैं, जो पेरेंट के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, उन बेसिस के लिए जो सोर्स है वो क्या है? डीएनटीपी से। डीएनटीपी के उदाहरण दीजिए, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी। तो बताओ डीएनटीपी का एक काम है कि दो काम? दो। अच्छा सारे लोग सर बोलिए, बोलो डीएनटीपी एक्ट फॉर dual purpose, beside working as substrate, by the hydrolysis of terminal phosphate, give enormous amount of energy required to open the helix one by one. Are you getting me? Yes sir. तो आप देखोगे ऐसे, सुनो देखो, तो हम कहें आपसे कि देखिए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, कल तो पढ़ा दिए थे एनजीपी, आज हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन।
तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन में आपने देख लिया किसी एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे काम करती है और ये प्राइमर से काम करना शुरू करती है और ये इसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। चलिए अगर हमने कहा लेट सपोज कि यहाँ पे हमने लिख दिया 3 प्राइम, तो जरा मेरे को बताइए यहाँ पे हमने लिख दिया 3 प्राइम बताइए यहाँ पे क्या लिखिए 5 प्राइम। तो एक बात बताओ क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन बिना प्राइमर के नहीं बनेगा। प्राइमर अब देखो क्या है, अगर हम तुमसे कहा कि अगर मान लो इसका कॉम्प्लीमेंट्री चेन बनना है, ये हमने प्राइमर यहाँ लगा दिया, तो प्राइमर यहाँ लगाया, लेट सपोज अगर यहाँ लगाया प्राइमर, तो इसी प्राइमर पे कौन काम करेगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये जब काम करेगी तो देखो ये तो 5 टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या है 3, तो ऊपर क्या होगा 5, जो नया बनेगा वो क्या होगा 5-3 तो काम करता ही है, इसका मतलब ये आगे जाएगा, समझो। लेकिन अगर लेट सपोज अगर इसका जो मॉलिक्यूल बनेगा अगर यहाँ बना दे, ये 5 है तो ये क्या होगा 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3-5, और 3-5 काम तो होता ही नहीं है। इसका मतलब जो प्राइमर बनेगा, प्राइमर वो जगह है जिसमें खड़े होके एंजाइम काम करती है, कौन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वो यहाँ प्राइमर बन गया तब तो बना देगी, लेकिन यहाँ बनाओगे तो नहीं। इसका मतलब काम तो दोनों जगह करना है, लेकिन अगर ये प्राइमर तुम यहाँ बना दो तो ये नीचे की ओर जाए, तो ये देखो ऊपर है 5-3, ये 3-5, तो नया जब नीचे ये नीचे की ओर जब मूव करेगा, समझो ये नीचे की ओर मूव करेगा तो क्या होगा 5-3, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा 5-3। अब 5 ही 3 काम करती है। इसका मतलब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी नया चेन का फॉर्मेशन होता है उसमें हमने कहा भाई साहब यहाँ पे 2 टेम्पलेट है, यहाँ पे हमने कहा कि जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट का मतलब क्या है, वह स्ट्रैंड जिस पे डीएनए काम करती है। टेम्पलेट दोनों काम करेगा, 3-5 भी और 5-3 भी। टेम्पलेट की पोलैरिटी जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है वहां क्या हो रहा है, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है वहां क्या हो रहा है, ये देखना है। यानी देखो ये टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और ये टेम्पलेट विद पोलैरिटी क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब क्या होगा कि ये डीएनटीपीस आएंगे, ये जो डीएनटीपीस है एटीपी जीटीपी सीटीपी डीटीपी आके इसे टकराएंगे और फूट जाएंगे, एनर्जी निकल जाएगी, ये खुल गया। खुलने के बाद ए जी सी टी करस्पॉन्डिंग जुड़ जाएंगे, यानी ये आप देखोगे चेन ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे आप देखो नया चेन हम ये ब्लू कलर से बना रहे हैं। हमने कहा कि ये देखो ये नया जो है डॉटर प्राइमर एक्सटेंशन हो रहा है ऊपर की ओर, ये देखो ऊपर की ओर, जैसे ही ये यहाँ गया ऊपर की ओर वैसे ही इस 5-3 वाले टेम्पलेट पे ये नीचे आ रहा होगा, ऐसे ये देखो जब ये नीचे पहुंचा होगा, ये यहाँ पहुंचा होगा, तब तक फिर ये डीएनटीपी जाके इससे चिपकेंगी, और जब चिपकेंगी तो इसके टर्मिनल फॉस्फेट फूटेंगे और फूटने से एनर्जी निकलेगी और ये खुल जाएगा। जब ये खुल जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप देखो कैसे होता है। नेक्स्ट स्टेप ये देखो, ये पहला हेलिक्स, ये दूसरा हेलिक्स, ये तीसरा हेलिक्स, ये चौथा हेलिक्स, समझो चौथा। अब ये हेलिक्स खुला है, पहले ये तो खुला था ही ऐसे, ये ऐसे खुला था ही, ये ऐसे खुला तो था ही इधर वाला ऐसे, अब ये वाला खुल गया, ये खुल गया तो ये ऐसे देखो ये खुल गया, ये यहां से खुल गया, ये पूरा ये तुम्हारा ये गया था प्राइमर, ये यहां तक, ये यहां तक प्राइमर गया था, ये देखो यहां तक गया हुआ था प्राइमर, ये से गया हुआ था, ये ऊपर से यहां आके रुक गया था प्राइमर, ये देखो ये नीचे आके रुक गया था ऐसे, ये देखो आपने प्राइमर यहाँ पे एक प्राइमर ये है यहाँ पे ये, और दूसरा प्राइमर देखो यहाँ है। अब क्या है हमने क्या बोला, इतना इसके ऊपर तो समझ में यही है, ये इतना हो गया। जब ये नया चेन बनते बनते यहाँ गया, ये चेन बनते बनते यहाँ आया, तब कुछ डीएनटीपीस गए और ये हेलिक्स से चिपक गए, और चिपकने के बाद ये टर्मिनल फॉस्फेट इसका डिसॉल्व हुआ, एनर्जी निकली, ये हेलिक्स खुल गया। जब हेलिक्स खुल गया तो टेम्पलेट विद पोलैरिटी, ये देखो द टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3 प्राइम, ये यहाँ पे प्राइमर बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चेन एज इट इज ऊपर एक्सचेंज होता जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ये तो यहाँ प्राइमर है, वो नीचे बढ़ रहा था, यहाँ रुक गया होगा, ये आगे जा सकता है, ये रुकेगा तो आगे आप देखोगे क्या है। जरा इसको समझो, यहाँ से ये समझो, ये यहाँ से यहाँ गया, और क्या होगा इसका कैसे होगा, यानी यहाँ पे वह टेम्पलेट जिसकी पोलैरिटी आप देखोगे
ये 5 प्राइम वाला है, वहां पे देखोगे बार बार इसको बनाना पड़ेगा, यानी बार बार आप देखोगे यहाँ पे फिर इसको एक प्राइमर बनाना पड़ेगा। तो फिर उस प्राइमर से आप देखोगे ये क्या होगा, नीचे आप देखोगे पॉलीमराइजेशन होगा, ये सीधे ऊपर चला जाएगा, फिर ये खुलेगा। यानी क्या होगा कि आप देखोगे ऐसे बनेगा, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, ये देखो ये खुल गया पूरा, ये खुल गया पूरा। तो देखोगे टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3 प्राइम की, आप देखोगे एक जो है ये एकदम कॉन्टिन्यूअस बनता जाएगा, इसमें प्राइमर एक ही बार बन गया, बार बार नहीं बनेगा, ये सीधे बढ़ता चला जाएगा। यानी टेम्पलेट विद पोलैरिटी आप देख रहे हो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये लगातार ऊपर बढ़ता जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा लीडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, एंड दिस इज कंटीन्यूअस स्ट्रैंड, कंटीन्यूअस स्ट्रैंड, समझो। लेकिन टेम्पलेट विद पोलैरिटी ये देखो 5 प्राइम, इसमें देखोगे आप क्या है, इसमें जगह जगह प्राइमर होंगे, इसमें जगह जगह प्राइमर होंगे, आप देखो जगह जगह प्राइमर होंगे, और इसमें आप देखोगे ये छोटे छोटे स्ट्रैंड बनेंगे, ये देखो ये छोटे छोटे स्ट्रैंड बनेंगे, ये छोटे छोटे स्ट्रैंड बनेंगे, ये छोटे छोटे स्ट्रैंड बनेंगे, ये छोटे छोटे स्ट्रैंड बनेंगे। इन टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे आप देख लो बीच बीच में ये प्राइमर लैग कर रहा है, लैग कर रहा है, बीच में कमी रख रहा है, यानी ये डिसकंटीन्यूअस बने हुए हैं। I imagine student the template with polarity 5 is known as lagging strand. Lagging strand, and this is also known as discontinuous. Discontinuous strand. और लैगिंग या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड पे ये दिस वन, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, जो आप डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े जो नए सिंथेसाइज हुए हैं, इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। एंड लेटर ऑन दिस ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है आप देखोगे ये प्राइमर रिमूव होते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट से। रिमूवल ऑफ प्राइमर, पहला होता है रिमूवल ऑफ प्राइमर, और जब प्राइमर का रिमूवल हो गया उसके बाद एडिशन बाय डीएनए रेप्लिकेशन, एडिशन ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बाय डीएनए लाइगेज। एक एंजाइम है डीएनए लाइगेज, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। दिस डीएनए लाइगेज एंजाइम इज रिस्पांसिबल टू जॉइन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट आफ्टर द रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर्स। ये जो प्राइमर्स है ये हटाने के बाद एडिशन के लिए डीएनए लाइगेज इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन में आप देख रहे हो एक लीडिंग स्ट्रैंड है, एक कंटीन्यूअस स्ट्रैंड कहलाता है, और दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड है जो डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड कहलाता है। लैगिंग या डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड भी आप ओकाजाकी फ्रेगमेंट देखते हो, और इसमें आप देखोगे बाद में एडिटिंग होती है डीएनए रेप्लिकेशन के बाद। देखो न्यूज़पेपर पहले संपादक के पास जाता है, एडिट करता है, वैसे एक एडिटिंग होती है। आप देखोगे जो डीएनए पॉलीमरेज है कई तरह के डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 4 5 समझो, अल्फा बीटा गामा थीटा बहुत होता है। आगे जाके बायो केमिस्ट्री में पढ़ोगे मेडिकल कॉलेज में, अभी उतना नहीं जानना तुमको, थोड़ा सा बस ये जानना है क्या कि टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3 बार को लीडिंग एंड कंटीन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं, जबकि टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5 को लैगिंग या डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट किसमें होता है, लैगिंग या डिसकंटीन्यूअस में। समझो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में जो आरएनए प्राइमर्स होते हैं उनका प्राइमर्स का रिमूवल होता है, और सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जो जोड़ने वाली एंजाइम है वो डीएनए लाइगेज है, और तब जाके कहीं ये पूरा एक एक हेलिक्स 1 बाय 1 खुलता है, और जाके दोनों ये जुड़ के क्या है डिफरेंट डीएनए टू डीएनए डॉटर मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं। बेटा समझ में आया सर? हाँ सर एक बार 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला बता दीजिए। देखो जो भी 3 प्राइम है ये जैसे डीएनए डबल हेलिकल होता है, एक स्ट्रैंड 3 प्राइम है, तो जो नया बनेगा ऊपर तो क्या होगा 5-3, और ये एंजाइम 5-3 काम करती थी तो बन जाएगा। लेकिन यहाँ देखो ये 5 है, यानी अब ऊपर जाएगा तो 3-5 होगा, 3-5 एंजाइम काम नहीं करती, तो इस पे तो नीचे से ऊपर एंजाइम काम करेगी, बट यहाँ पे जो हेलिक्स खुला है वहां से नीचे की ओर काम करेगी। यानी डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज एंड ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होता है, बट देखने में एक मर्तबा लगता है क्या
कि टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3-5 में 5-3 हो रहा है और टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5-3 में 3-5 हो रहा है, जबकि टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5-3 में 3-5 नहीं, वो 5-3 ही हो रहा है। फर्क क्या है कि टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3-5 में नीचे से ऊपर हो रहा है और 5-3 में ऊपर से नीचे हो रहा है। देखो जैसे यहाँ प्राइमर बन जाता तो यहाँ बनता तो ऊपर जाना पड़ता, ऊपर जाना तो क्या होता 3-5, और 3-5 काम करती ही नहीं है, ये नहीं क्या करती है 5-3। समझो बात को। तो इसीलिए जो भी हेलिक्स खुला है उसमें एक नीचे से ऊपर जाएगा और दूसरे वाले स्ट्रैंड में ऊपर से नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि वो टेम्पलेट जिसकी पोलैरिटी 3-5 है नया बनेगा तो क्या होगा 5-3 काम करती तो नया बन जाएगा। जबकि टेम्पलेट की पोलैरिटी 5 है 5-3 तो नीचे 3-5 होगा, वो 3-5 काम करती ही नहीं है, तो क्या करेगी ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर से नीचे वर्क करेगी। समझो? तो जो नीचे से ऊपर जा रहा है यानी टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3-5 ये कंटिन्यूअस बनता चला जाएगा, उसमें बार-बार प्राइमर बनाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5-3 में बार-बार टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि ये 3-5 काम नहीं करती, ऊपर से नीचे आना है। तो ऊपर से नीचे कब आएगा? जब बार-बार प्राइमर बनेगा और नीचे आके रुक जाएगा प्राइमर के पे भी। बेटा समझ में आया? यस सर। ये पूरा जरा डायग्राम बनाओ, पूरा बनाओ कॉपी पे, सब लोग बनाओ, ये नहीं स्क्रीनशॉट लेके मक्कारी करेंगे। कल एक बच्चे से मेरी बात हुई तो बोल रहे कुछ बच्चे अनअकैडमी एंड ऑल देख रहे हैं। अनअकैडमी में जानते हो कौन पढ़ाते हैं? जो पहले हमारे यहाँ पढ़ते थे बच्चे, वो क्या सब अनअकैडमी में टीचर है। बायो में भले तुम्हारे स्कोर ना कर पाए 360 में, कहो 200 ना स्कोर कर पाए, they are going to teach on अनअकैडमी। अनअकैडमी में कितना पैसा देते हैं? 25,000-30,000 रुपए देते हैं। 15,000 20,000 15-20,000 रुपए में कोई ऑथेंटिक टीचर पढ़ाएगा? कभी नहीं पढ़ाएगा। समझो? तो अनअकैडमी चक्कर में ना पढ़ना, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ फोकस है, पूरा फोकस खराब हो जाएगा तुम्हारा। बाकी तुम्हारी मर्जी। सर ये लास्ट में क्या है? एडिशन ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट बाय डीएनए लाइगेज, ये नेम का नाम है। जो भी ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट बने हैं। अच्छा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट किससे बनते हैं? लीडिंग पे कि लैगिंग पे? लैगिंग लैगिंग को कंटीन्यूअस बोलते हैं, डिसकंटीन्यूअस। समझ गए? हाँ सर। कल तुम लोग एक बच्चे से बात हुई, वो बोल रहा था कि अनअकैडमी में शायद जो है ज्यादा क्वालिफाइड लोग पढ़ाते हैं इसलिए। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, समझ लो जिससे तुम्हें समझ में आ रहा है उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है? हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे में ना जितने देखो ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं 12th में, ये सब यंग ब्लड है, बहुत ज्यादा एनर्जी हाई है। अगर इसको प्रॉपर चैनलाइज कर दी मजा आ जाएगा। मुझे कुछ लोग ऐसे चाहिए जिनको दिल से चाहता है टॉप करने की। समझो? जिन बच्चों को दिल से चाहते टॉप करने की, आई एम विद यू एंड डेफिनेटली यू विल डू, यू हैव टू, यू शुड, यू मस्ट। सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। सर ये जो डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड बनी है, अगर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम ऊपर से नीचे भी तो आ सकती है? ये तो ऊपर से नीचे आई है ना। क्या बोलिए एक बार और बोलो। सर ये जो आपने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो बनाए हैं डिसकंटीन्यूअस वाले, हाँ तो ये ऊपर से नीचे भी तो आ सकते हैं। जैसे आपने जो वो प्राइम ओकाजाकी तो ऊपर से नीचे ही आए हैं, ये एरो नहीं बनाया है। ओकाजाकी जो बनाया है वो ऊपर से नीचे ही हुआ, नीचे तो ऊपर जाएगा ही नहीं। भले जब बन जाएगा तो ये कंटिन्यूअस भी तो नीचे आ सकते हैं। नहीं, कंटिन्यूअस नीचे नहीं आएगा। कंटिन्यूअस कहां से नीचे आएगा? कंटिन्यूअस ये देखो, ये 3-5 है तो ऊपर क्या है 5-3। जब ये आएगा तो क्या होगा 3-5। 3-5 कहां काम करती है? कल 5-3 करती है। सर ये जो डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड है ये हम कह रहे हैं। सर वो ये कह रही है कि जो आपने 6th हेलिक्स पे खोला है तो वहां 6th हेलिक्स से जो राइट वाला स्ट्रैंड है वो सीधे नीचे बनता है और 5th वाला ऊपर बनता चला जाए। यस सर। अच्छा ये बता, हाँ हो सकता है। तो देखो कुल मिला के, हाँ यस एब्सोल्युटली राइट। तो डेफिनेटली एक तुम्हारा लीडिंग बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा? लैगिंग हो सकता है यार, डेफिनेटली। समझे? हो सकता है। मतलब शर्त क्या होगी? एक अगर लीडिंग होगा तो दूसरा क्या होगा? लैगिंग। एक कंटिन्यूअस तो दूसरा क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। एंड ऑलवेज वो कहा जाए कि किस पे होंगे? डिसकंटिन्यूअस है लैगिंग।
बढ़िया सोचते हैं, वेरी गुड, ऐसे सोचा करो। अच्छा, डीएनटीपी का फुल फॉर्म बताओ। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड ट्राई। गलत हो गया, न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। हाँ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये लिखिए, वर्क करिए वहां पे, क्वेश्चन लगाइए। आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी ऐप पे मिल रहा होगा, जिनको नहीं मिल रहा बाद में मिल जाएगा। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अंकिता समझ में आ रहा है? अंकिता तिवारी? यस सर। मीनू गुप्ता? क्लास में है, जूम क्लास में। बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। एनसीईआरटी में तो कुछ नहीं दिया है, ये सब कुछ नहीं दिया, क्वेश्चन पूछा है। एनसीईआरटी बस ये दिया कि एंजाइम है, and this is beyond the scope of the book. No, this is in the scope of your book. एनसीईआरटी ने पल्ला झाड़ लिया है क्या? You will read in higher classes. समझे? और आगे जाओगे बायोटेक में तो कहेगा इतनी छोटी चीज, ये तो तुम बहुत पहले पढ़ चुके होगे। अगर लिख लिया हो तो मिटा दें या वेट कर लें। लिख लिया है सर। किसी का बाकी है भाई? चलो, सबको हो गया, अब जल्दी जल्दी जवाब देंगे। ये बताओ, जो भी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, वो काम करेगी डीएनए के एक स्ट्रैंड पे कि दोनों पे? दोनों पे। अच्छा, ये बताओ, डीएनए का रेप्लिकेशन का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो लो है कि वेरी लो कि हाई की वेरी हाई? वेरी हाई। डीएनए रेप्लिकेशन की एनर्जी रिक्वायरमेंट माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। तो एनर्जी के लिए वो किस पे डिपेंड करती है? डीएनटीपीज पे। डीएनटीपी सिंगल पर्पस की ड्यूअल पर्पस? डुअल पर्पस। सबस्ट्रेट का काम कौन करेगा? डीएनटीपी। डीएनटीपी सबस्ट्रेट का काम करेगा कि एनर्जी देके वो हेलिक्स खोलेगा? दोनों। अच्छा, एक बात बता दो, पहले सबस्ट्रेट का काम करेगा कि पहले एनर्जी देगा? पहले एनर्जी देगा। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, एक हेलिक्स का होता है कि सारे हेलिक्स? सभी सारे एक साथ होता है कि वन बाय वन? वन बाय वन। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है तुमको? चलो, डीएनए रेप्लिकेशन में टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3-5, गेट इट? डीएनए रेप्लिकेशन में टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3-5, ये लीडिंग है कि लैगिंग? लीडिंग। बोलो। लीडिंग। लीडिंग। टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5 की लैगिंग। लीडिंग स्ट्रैंड का दूसरा नाम? कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड का दूसरा नाम? डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो भी लैगिंग या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, उसके छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट है उनका क्या नाम है? ओकाज़की फ्रेगमेंट। ओकाबाकी की ओकाज़की? ओकाज़की में वो कैपिटल होना चाहिए, एक साइंटिस्ट का नाम है मिस्टर ओकाज़की। ओकाज़की फ्रेगमेंट जब बने हैं तो एक बात बताओ, ये डायरेक्ट जुड़ेंगे कि पहले प्राइमर हटेगा? पहले प्राइमर हटेगा फिर प्राइमर हटेगा। ओकाज़की फ्रेगमेंट गुस्सा होके एक दूसरे से दूर रहेंगे कि एक दूसरे के पास आएंगे कि जुड़ जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इनको कौन जोड़ेगा? डीएनए लाइगेज क्या है? चटनी है, पापड़ है, अचार है? एंजाइम है। चलो बच्चों, ये बताओ कि वो कौन सा डीएनटीपी है जो डीएनए एप्लीकेशन में यूज नहीं होता? यूटीपी। वेरी गुड। अच्छा बताओ, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी में एक कॉमन नाम देना है तो क्या बोलोगे? डीएनटीपी।
एक बार और बोलो। DNTP DNTP बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम दोनों के लिए खतरनाक है, आएगा गलती मत करना। बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में या 5 नंबर में दे देगा। डीएनआर एप्लीकेशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुमको। अच्छा तो सारी चीजें समझ में आ गई तुमको। चलो बेटा अब अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट, अगर ना लिया हो तो। सर हाँ सर ये जो आपने पहला डायग्राम बनाया है हम्म उसमें जो आपने जहां से काटा है स्टैंड, वहां पे जो दूसरी स्टैंड है उसका क्या होगा? कौन सी? ये वाला उधर से नीचे से कहीं से आ रहा होगा, फिर वहां पे भी सर तो वो नीचे कहीं और हो रही होगा, वहां से आ रहा होगा, एक ही वाला थोड़ी ना। हमने तो ये वो जो किसी को खुलेगा नहीं वो तो समझाया। स्टैंड अलग अलग हो जाएगा ना क्या बेटा क्या? सर? जो नीचे से भी जब खुलेगा तब वो दोनों स्टैंड तो अलग हो जाएंगे ना? कौन सा? ये जहां से खुला है ना, जहां से खुला है, जैसे ऊपर ये सब हेलिक्स है वैसे नीचे भी हेलिक्स होगा, वहां भी कहीं कटा होगा। लेके हमने फैंटेसी करके आपको बताया है कि उस फैंटेसी में कहीं भी एक जगह देखोगे तुम, कहीं भी उसको काट के अगर देखो एप्लीकेशन के दौरान, तो तुमको ये सीन दिखाई देगा कि एक लीडिंग बनेगा तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा? लैगिंग होगा। ये हमने फैंटेसी करी है, एक कल्पना किया है, एक इमेजिनेशन किया है। ठीक है ओके बेटा, मिटाएं। यस सर। अब सुनना, अभी तुमको और क्लियर होगा। अभी देखो हम ये कह रहे हैं कि देखो सेल डिवीजन के पहले डीएनए रेप्लिकेशन बहुत जरूरी है। बिना डीएनए रेप्लिकेट हुए सेल कभी डिवाइड नहीं करती है। तो बिफोर द सेल इज गोइंग टू डिवाइड इट हैज टू कंप्लीट इट्स रेप्लिकेशन। समझो, एक बार एस फेज में सेल चली गई यानी डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, और डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, अब उस सेल को डिवाइड करने से कोई रोक नहीं सकता। अगर तुमने माइटोटिक पॉइजन यूज कर दिया जो सेल डिवीजन को रोकता है, जो स्पिंडल फॉर्मेशन को रोक देगा, आई मीन क्रोमोसोम का बंटवारा प्रॉपर नहीं होगा। समझो बात को, हम तुमसे कह रहे हैं उस केस में पॉलीप्लॉइडी होगी। यानी अगर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद, अगर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद, आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, अगर हमने यूज ऑफ माइटोटिक पॉइजन, एक माइटोटिक पॉइजन का नाम बताओ। कॉल्चिसिन। वेरी गुड, कॉल्चिसिन। वो किस पौधे से निकालते हैं? कॉल्चिकम ऑटोमनेल। कॉल्चिकम ऑटोमनेल की फैमिली कौन सी? लिलिएसी। वेरी गुड, लिलिएसी। समझो, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? सात्विक। सात्विक। अच्छा, सात्विक सक्सेना। वेरी गुड, गुड गोइंग। आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, यूज ऑफ माइटोटिक पॉइजन, अगर माइटोटिक पॉइजन यूज करें तो क्या हो जाएगा? पॉलीप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी कॉमन इन प्लांट्स, कैंसरस इन एनिमल। Common in plants, cancerous in animal. Take a screenshot. अब थोड़ा सा क्लास 10th के जेनेटिक्स को पढ़ेंगे, बहुत छोटे लेवल पे। देखिए, अब आपका रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम ना रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में अंतर बताते हुए बहुत बेसिक चीजें बताएंगे, फिर हम एनसीईआरटी उतारेंगे आपको। तो वो जानने से पहले, कल सात्विक ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, वो सारे बच्चों को जानना चाहिए, आपको जरा सिखा दे, फिर हम उस पे जाएंगे। देखो, हमने कहा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल ई। समझो, इसका क्रॉस करा दिया स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल सी, स्मॉल डी स्मॉल डी, स्मॉल ई स्मॉल ई। क्यों सर? तो यही था कि कोई और था? यही था सर। ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे,
ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे और तुमसे कोई भी जीनोटाइप पूछ दे, फर्स्ट पेरेंट या पूछे सेकंड पेरेंट, या तुमसे कुछ भी पूछे, कह दे कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी, मतलब कोई भी जीनोटाइप दे दे, पूछे कि कैसे होगा, तो तुम क्या करोगे? अमूमन बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं n इक्वल टू क्या होगा 5, 1 2 3 4 5। अब बताओ यहाँ पे n इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बताओ। 1 समझो। तो आप देखोगे यहाँ पे n इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ गैमेट कितना बनेगा बताओ? 32। टाइप ऑफ गैमेट कितना होगा? 32। अब तुम 32 गैमेट बना के, और यहाँ पे टाइप ऑफ गैमेट कितना होगा बताओ? 2। तो 32 दूनी 64 कॉम्बिनेशन तुमको मिलेंगे, 32 के ये मिलेंगे और 2 के क्या होंगे ये, समझो। तो एक तो ये ऑप्शन होता है बिना सॉल्व किए लगा दो, यानी आउट ऑफ 64 ऐसे दिया होगा 2/64, 1/32, 2/9 ऐसे। तो पहले तो तुम 32 कॉम्बिनेशन ये बने हैं, 2 ऐसे बने हैं, तो देख लो जो 64 से कम वाले हैं वो हटा के मार दो डायरेक्ट आंसर। लेकिन अगर फिर भी मन है लगाने का तो लगाओ। अगर लगाओगे तो क्या करोगे, देखो अगर लगाओगे तो क्या होगा, तुम सबके गैमेट बना के क्रॉस कराओगे, पूरा बोर्ड भर जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। कुछ नहीं, सीधे तुम ऐसे कराओ कि इसमें कोई गैमेट नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं बनाना, डायरेक्ट ये देखो ए का कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस क्या हो गया, स्मॉल ए से दिस। अब बताओ कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस किससे हो गया, कैपिटल बी स्मॉल बी से दिस। अब देखो कैपिटल सी स्मॉल सी का क्रॉस किससे हो गया, कैपिटल सी स्मॉल सी का क्रॉस किससे हो गया, स्मॉल सी। अब देखो कैपिटल डी स्मॉल डी का क्रॉस किससे हो गया, स्मॉल डी। समझो बात को, ये कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस किससे हो गया, स्मॉल ई। जरा खुद सोचो तुम, ये जो भी क्रॉस है ये कौन सा क्रॉस है बताओ, जल्दी बताओ। F1 का क्रॉस कौन सा क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस। क्या कोई भी जीनोटाइप पूछेगा उसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 1/2। और ये देखो मोनो हाइब्रिड का सेल्फी है ना, यस सर। यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट क्या आएगा, 1/4। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट क्या आएगा, 2/4। होमोजाइगस रिसेसिव क्या आएगा, 1/4, है ना। ये समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यस सर। समझो। अब ऐसे ये भी टेस्ट क्रॉस है, कोई भी फ्रैक्शन 1/2, ये क्या आएगा 1/2, ये सब टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट खटाखट। तो आप देखो जो भी तुमको पूछा हो तो उसमें देखो क्या लिखा है, ये मोनो हाइब्रिड है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ये क्या है मोनो हाइब्रिड है। तो मोनो हाइब्रिड देखो जो क्रॉस है उसमें जिसका जो फ्रैक्शन है वो निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा, लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं समझे? ऐसे कोई भी देगा क्रॉस तो पहला काम तो देख लो, गैमेट लड़ा के देख लो दोनों का, 32 गुना 64 कॉम्बिनेशन में आएगा। समझो अगर चाहते हो नहीं और 64 में कहीं दे दिया है या सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है तो उससे परेशान हो जाओगे, तो उसमें परेशान ना हो उसके लिए समझ लो क्या है कि आप ए का इंटरेक्शन ए से होगा, क्योंकि हम जो भी पढ़े हैं एलिक इंटरेक्शन पढ़े हैं, नॉन एलिक नहीं पढ़े हैं। कभी भी ए जो है बी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, ऑलवेज इनका होगा आपसे। और एलिक इंटरेक्शन के स्टैंडर्ड रिजल्ट जो फ्रैक्शन में आया वो आपको याद होने चाहिए और तुरंत मल्टीप्लाई करके निकाल लो, ठीक है। एक और तरीका सुन लो, अगर मान लो कोई बहुत लंबा क्रॉस दे दिया और तुम चाहते हो ये सब भी ना करें तो उसमें एलिमिनेशन ट्रिक लगाओ कि जो तुम्हारा कॉमन है, जैसे ये कॉमन है, जो कॉमन है काट दो, जितने कॉमन है काटते जाओ। अगर देखोगे कॉमन काट के निकालोगे तो ये देखो पेंटा से तुम्हारा कितना हो गया, 1 2 3 टेट्रा हाइब्रिड हो गया, समझो। और ये क्या हो गया, सुन लो, ये तुम्हारा पूरा क्या आ गया, ये देखो ये सब टेस्ट क्रॉस है, सबका 1/2 होता है, कट निकाल दो, समझे। जब क्वेश्चन लगाओगे तब होगा, समझ में आएगा। हो इसलिए क्वेश्चन लगाया करो, क्वेश्चन जितना लगाओगे उतना दिमाग खुलेगा। अब जिनका मेंटलिज्म नहीं हुआ है उनको तो दिक्कत होगी, उनको नहीं समझ में आया होगा, तो जो मेंटलिज्म दोबारा पढ़ा देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, साथी ने बोला था बता दीजिएगा पब्लिकली, तो बता दीजिए, इससे सबको फायदा हो जाएगा। अब हम आगे जा रहे हैं, एक चीज देखने, देखो हमने कहा तुमसे कि लेट अस सपोज हम डीएनए, देखो जैसे ये डीएनए है, इसकी लंबाई 2.2 मीटर है। एवरीवन नो, जल्दी बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, सेगमेंट की स्ट्रैंड? सेगमेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रैंड। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रैंड। लेट अस सपोज कि हमने इस सेगमेंट के बारे में, हम इस सेगमेंट के बारे में यहां दिखाना चाह रहे हैं।
इस सेगमेंट के जो ऊपर की लाइनें हैं, सॉरी, इस सेगमेंट के जो ऊपर है ये, इसको बोलते हैं लाइन डायग्राम, इसको हम बोलते हैं लाइन डायग्राम। तो लाइन डायग्राम में जिस सेगमेंट की बात कर रहे हैं उसके ऊपर वाली चीजें हम डॉटेड से शो करेंगे, डॉटेड लाइन। और इस लाइन डायग्राम में सेगमेंट के नीचे वाली भी, इधर वाली, ये डॉटेड लाइन। जरा समझना, मेरे बच्चे 2.2 मीटर के सेगमेंट में अगर बात करें तो ह्यूमन के केस में 30,000 सेगमेंट निकलेंगे और इसी सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। व्हाट इज बाय जीन? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। पता है ये 30,000 जीन्स हमारी बॉडी में रहते हैं। जैसे हमारे परिवार में पूरे फैमिली मेंबर रहते हैं, पापा मम्मी भाई बहन भैया भाभी बच्चे, समझो पूरा परिवार, ये 30,000 का परिवार है पूरे हमारे बॉडी में, जीन फैमिली। और आने वाला तुम्हारा जितना ही क्या है, डॉक्टर बनोगे अब तुम स्टेथोस्कोप लगा के पीछे नहीं देखोगे, सब नैनो मेडिसिन, सारी काम जीन लेवल पे होगा, सब न्यूक्लियर मेडिसिन, नैनो मेडिसिन, रोबोटिक सर्जरी, सब उसी का टाइम है। हम लोग अब मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ये नहीं कि दवा खा रहे हैं, मुंह खोलो गोली ले रहे हैं, खा रहे हैं, मलहम लगा रहे हैं, सर्जरी करा रहे हैं, कुछ नहीं, सब मॉलिक्यूलर लेवल पे काम होगा। समझो काम डॉक्टर का दिमाग करेगा तो करेंगे रोबोट। भाई मेरे, इतना तुम समझ लो कि 30,000 जीन्स बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे परिवार में पापा मम्मी, समझ लो पूरा पापा है, मम्मी है, दादाजी है, सब लोग रहते हैं। तो उसमें आप देखोगे इस जीन में कई तरह के जीन होंगे। समझो कुछ पापा के जैसे होंगे, कुछ मम्मी के जैसे होंगे, मम्मी के जैसे, समझो कुछ पापा के जैसे, कुछ मम्मी के जैसे, कुछ दादाजी के जैसे, दादाजी के जैसे, कुछ बच्चे जैसे तो उछल कूद करेंगे बच्चे, वो जो हमेशा धमा चौकड़ी बचाते रहते हैं घर में, पापा की मम्मी की दादाजी की बच्चे, बोलो बच्चे बच्चे बच्चे, समझ लो। अच्छा जानते हो जो पापा ये लिखा है ना बेटा, ये परिवार का सबसे अहम वो है, मतलब किसी भी परिवार की सबसे अहम कड़ी पिता होता है। जैसे कुछ फादर लोग गंभीर नहीं होते हैं, बहुत रेडिकुलस होते हैं, तो ऐसा परिवार जो है सही डायरेक्शन में अगर नहीं जाए तो फिर दिक्कत होती है। पापा जी, हम इसको बोलते हैं पापा को पापा जी, पापा जी पीजी, पापा जी, पापा जी, समझो पापा जी, इसको बोलते प्रमोटर जी। जब तुमको हम कहें प्रमोटर जीन, समझो तो तुम समझ लो पापा जी हैं वो परिवार के। परिवार क्या है? जैसे मेरा परिवार कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। समझो शादी करेंगे लड़की से, किसी लड़के से तो कर नहीं सकते, लड़की से करेंगे, फिर बच्चे होंगे, समझो तो आई विल बी द फादर। जो भी लड़की आएगी उसका खर्चा पानी निकालना, बच्चों को पढ़ाना, सारी जिम्मेदारियां मेरे पे होंगी। अगर मैं डिस्टर्ब हो गया पूरी फैमिली डिस्टर्ब। तुम्हारे पापा अगर डिस्टर्ब हो गया फैमिली में, पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगा, समझ लो। प्रमोटर जीन एक ऐसा डीएनए का सेगमेंट है जो पिता के समान है और सारा सूत्रधार परिवार का पापा के पास है, समझो। अब हम बात करें मम्मी जी। जानते हो माँ तो माँ होती है, पर एक माँ क्या होती है? एक माँ ही समझ पाती है। भले आप चिल्ला लेते होंगे मम्मी से, क्या मम्मी तुम सिखाओगे मुझे? अरे हर चीज तो मम्मी सिखाई है। किसी भी इंसान की सफलता उसके पैसे से, सोशल स्टेटस से नहीं। इवन पैसा और सोशल स्टेटस भी सब मम्मी से बनता है। अगर किसी बंदे को अगर बैलेंस वाइफ मिल गई तो भाई साहब पूरा चीजें समझ जाती है उसकी। अगर वाइफ डिस्टर्ब हुई तो पापा तो 2 मिनट डिस्टर्ब हो जाएगी। अब हमने दिन रात मेहनत करके बहुत कुछ बना लिया है और मान लो अगर हमारी शादी अगर गलत हो गई तो भाई साहब लटकना पड़ेगा,
समझ लो। यानी जो रोल बीवी का है मैं बता नहीं सकता। तुम अपने घर में देखो अपनी मम्मी का रोल, तुम्हारी मम्मी पर पापा को मैनेज करती है, तुमको मैनेज करनी है, दूध वाले को मैनेज करती है, धोबी वाले को मैनेज करती है, धोबी को कितने कपड़े दिए कितने नहीं दिए, दूध वाले को कितना बकाया क्या है, पूरे किचन को ऑपरेट करना, सबका खाना बनाना, सबको खाना टाइम से देना, चाहे जितने तुम्हारे घर में नौकर लगे हों सबको नौकरों को कंट्रोल करना। और क्या है, ड्राइवर से लेके पापा से लेके बच्चों से लेके पूरा ऑपरेशन इंचार्ज घर की कौन है? मम्मी। तो इसे ध्यान रखना, मम्मी ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन, हमने कहा ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन। तो पापा जी कौन से? प्रमोटर जीन। मम्मी जी कौन है? ऑपरेटर जीन। और समझ लेना दादाजी। देखो जब लड़कियों की शादी होने जाती है तो लड़का देखने कौन जाता है? पापा जाते हैं, मम्मी जाते हैं, भाई जाते हैं, दादाजी जाते हैं? कौन जाता है बताओ? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज कहाँ चली गई? हेलो, आ रही है सर आवाज। आ रही है सर। समझ लेना। जैसे मान लो अच्छा तुम हमको बताओ, जैसे मान लो 2 साल का बच्चा तुम्हारे पास आए और आके तुमको कहे बाहर मंकी है और तुम्हें काट लेगा, मंकी ये कर रहा है, तो तुम्हें क्या आएगा? बच्चे को गुस्सा आएगा कि हंसी आएगा? हंसी आएगी। तुम समझ जाओगे ना, उल्लू बना रहा है। मतलब तुमसे कोई 2 साल का बच्चा तुमको बेवकूफ बनाए तो तुम नहीं बन पाओगे। वैसे ही जो बूढ़े लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग, जैसे क्या है, लड़की वाले जब आते हैं तो लड़का गया वहां पे, तो बूढ़े जो होते हैं एकदम नजर बारीक लगाए होते हैं, उसके हाव भाव चाल चलो पूरा डीएनए स्कैन मारते हैं बूढ़े। और इसे ध्यान रखना, भले परिवार में दादाजी किनारे रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, लेकिन परिवार के जो मुखिया हैं वो दादाजी हैं। कहीं जमीन लेना हो, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, शादी ब्याह करना है, जो भी परिवार के अहम फैसले लेने हैं वो पापा किसके साथ बैठ के करेंगे? मशवरा किससे लेंगे? भले मम्मी की चलेगी परिवार में, ये जो मम्मी है वो स्विच है, मम्मी है स्विच है, यानी मम्मी इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ स्विच, कब ऑन होना है कब ऑफ होना है। समझ लो बात को। तो हम तुमसे कह रहे हैं कि जितने परिवार के अहम फैसले होने हैं उनसे राय मशवरा कौन करता है? दादाजी। और दादाजी को हम कहते हैं क्या है? पूरे परिवार का रेगुलेटर है। देखो केवल रेगुलेटर ऑफ ऑन करके तुम पंखा नहीं कर सकते कुछ, लेकिन हाँ अगर फैन ऑन कर दिया तो रेगुलेटर से स्पीड अंदर कम ज्यादा कर सकते हो। तो जो दादाजी हैं वो रेगुलेटर जीन है, रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन। समझो इंसान की सफल, देखो तुम्हारे पापा के पास जितना पैसा हो, ठीक है, वो सफल उस दिन होंगे जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे। जब तुम लोग पैदा हुए होगे, समझो जब तुम लोग पैदा हुए होगे छोटे से, तो पापा तुमको गोदी में लिए होंगे ऐसे, तो जानते हो तुम्हारे पापा जब तुमको देखते होंगे ना आज के टाइम, तो तुम ऐसे ही दिखते होंगे जैसे, भले अब सोचो हम इतने बड़े हो गए हैं, जब अपने पापा के पास आए तो पापा बिल्कुल हमको वैसे, हमारी मम्मी हमें खाना खिलाती है, खाना खा पाते हैं, नहीं तो खाना अपने हाथ से नहीं खाते हैं। हम आज भी जाएंगे अपनी माँ के हाथ से ही खाना खाते हैं। समझो माँ के लिए जो बच्चे होते हैं बच्चे ही होते हैं। तुम्हारे माँ बाप चाहे जितने टेंशन में हो, एक बार तुम मुस्कुरा के उनसे बात कर लो, भैया उनका सारा थकान, उनका सारा टेंशन सब खत्म। समझ लो किसी भी परिवार का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा बच्चों पर डिपेंड करता है। तो बच्चों के जैसे जो होता है वो स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन है मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़ों। समझो हमने कहा ये डीएनए है पूरा, और इस डीएनए में 30,000 टुकड़े हैं, पर 30,000 टुकड़ों में एक टुकड़ा पापा के जैसा है, उसको बोलते हैं प्रमोटर जीन। एक जो है दादा मम्मी के जैसा ऑपरेटर जीन, एक रेगुलेटर जीन है दादाजी के जैसा, एक स्ट्रक्चरल जीन है। यानी हर बच्चा एक दिन पापा बनता है, अगर बच्ची होगी तो मम्मी बनती है, और अल्टीमेटली या तो दादा बनेगा या दादी। जैसे हम क्या है अपने पापा के बेटे हैं, कल मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरा बच्चा होगा तो बाप बनेंगे, और एक दिन मेरे बच्चे के बच्चे हो जाएंगे तो हम दादा बनेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो टुकड़ा क्या है अगर स्ट्रक्चरल है वो सबके लिए स्ट्रक्चरल नहीं, वो किसी का रेगुलेटर भी हो सकता है, वो किसी का प्रमोटर भी हो सकता है। 2.2 मीटर का डीएनए है तो उसमें एक सेगमेंट अगर प्रमोटर होगा तो दूसरा स्ट्रक्चरल होगा, और तीसरा जो क्या होगा ऑपरेटर होगा, फिर रेगुलेटर होगा। समझो बात को, जो भी स्ट्रक्चरल जीन होता है इसी से एमआरएनए बनता है। जो एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, बेटा जानते हो हम तुमको एकदम सही जगह चोट मार रहे हैं। तुम 10 साल पढ़ के आओगे, MBBS MD कर के आओगे,
तो अभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं खुलता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। समझ लो, हम सीधा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ठोक रहे हैं एकदम। हमने कहा कि जिस जीन से mRNA बनता है उसका नाम है स्ट्रक्चरल जीन, यानी स्ट्रक्चरल जीन इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ mRNA। और इस mRNA के फॉर्मेशन में, इस mRNA के फॉर्मेशन में जो हेल्प करते हैं, जो मदद करते हैं, वो कौन करते हैं? प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन। समझो, देखो mRNA का फॉर्मेशन, मेरी बात ध्यान से सुनना। डीएनए का सेगमेंट यानी जीन से क्या बना है? mRNA। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए यानी mRNA के निर्माण के लिए तुम अपनी आंखों से देख चुके हो, एक पिता के समान प्रमोटर जीन होगा, एक माँ के समान ऑपरेटर जीन होगा, एक दादाजी के समान रेगुलेटर जीन होगा, एक बच्चों के समान स्ट्रक्चरल जीन होगा। जो भी कुल खिलता है, mRNA बनता है, जो परिवार के निर्माण के लिए जरूरी है, वो बच्चे हैं। समझो बात को, mRNA के फॉर्मेशन में जो हेल्प करते हैं, बिना पापा मम्मी और दादा के बच्चे का लालन पालन नहीं हो सकता। पापा मम्मी दादा रेगुलेटर प्रमोटर ऑपरेटर ये सब मिलके दिवस करते हैं। स्ट्रक्चरल जीन क्या बनाए? mRNA। स्ट्रक्चरल जीन mRNA बना रही है तो जीन ऑन है, ऑन। अगर mRNA का फॉर्मेशन हो रहा है तो, अगर mRNA का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो जीन ऑफ है। समझो, मेरी बॉडी में 30,000 जीन्स है, कुछ जीन ऑन होती है, कुछ जीन ऑफ होती है। जीन का ऑन होना, जीन का ऑफ होना हमारे इन्वायरमेंट, हमारे सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। समझो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो कुछ शख्सियत को बिलोंग करते हैं। कोई हस्ती है तो तुम भी एक दिन एक शख्सियत, एक हस्ती बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में वही जीन ऑन होंगी जो तुमको बुलंदियों तक ले जाती है। इसीलिए अपनी दोस्ती जो होती है ऐसे लोगों से करना चाहिए जो क्या है, जो टैलेंटेड हो, जो ब्रेन वाले हैं। तो तुम्हारे भी बॉडी में वही जीन ऑन हो जाएंगी जो ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं। तो इसका मतलब 30,000 जीन्स में हमारी जो जीन्स है वो सब ऑन नहीं रहती है। जो कुछ ऑन रहती है, कुछ ऑफ रहती है। कुछ जीन जो होती है एवरी टाइम ऑन रहती है, कुछ जो है एवरी टाइम ऑन रहेंगी, एवरी टाइम ऑन रहेंगी। उसको बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन। देखो, मानव के शरीर में 30,000 जीन्स हैं, इसमें से कुछ जीन ऑन रहती है, कुछ जीन ऑफ रहती है। जो जीन एवरी टाइम ऑन है उसको हाउस कीपिंग जीन बोलते हैं। और हाउस कीपिंग जीन क्या बनाएंगी? mRNA से क्या बनाएंगी? प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या बनेगा? एंजाइम। और ये एंजाइम होगा किसका? या तो ग्लाइकोलाइसिस का या क्रेब्स साइकिल का। तुम्हारे बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल कभी बंद नहीं हो सकता। अगर ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल बंद हो गया तो बेहोश हो जाओगी। देखो, हम सुबह से पढ़ा रहे हैं, अभी क्या 3 बजे तुम्हारा बेड छोड़ेंगे तो हमको खाना खाना है। तो जब खाना खाएंगे उसके पहले इस समय मेरा ग्लूकोज लेवल एकदम नीचे जा चुका है, हल्का सा बॉडी रोकने में दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि सॉरी, हमने कहा ग्लूकोज लेवल नीचे जा चुका है, क्योंकि सुबह जो ब्रेकफास्ट किए होंगे वो ग्लाइकोलाइसिस धीरे धीरे हो रहा होगा, सबस्ट्रेट बहुत कम बचा है, ग्लाइकोलाइसिस का रेट कम है। समझो बात को। हाँ, अगर ग्लाइकोलाइसिस बंद हो जाए, क्रेब्स साइकिल बंद हो जाए तो हम बेहोश होकर नीचे गिर जाएंगे, हम मर जाएंगे। क्यों? मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। तो ऐसी एंजाइम्स जो मेटाबॉलिज्म के संचालन में रिक्वायर्ड होती हैं वो कभी ऑफ नहीं होती। तो इसीलिए उन जीन्स को जो कि मेटाबॉलिक एंजाइम्स बनाती हैं, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम बनाती हैं, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम बनाती हैं, वो ऑलवेज ऑन होती हैं और उनको हम बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन। हाउस परिवार जो रखती है, परिवार के यहाँ पे क्या हो गया? पूरा घर हो, ह्यूमन बॉडी हो गई। ये बेटा तुम लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। जल्दी बताओ, ह्यूमन में डीएनए का लेंथ कितना है? 2.2 मीटर। ह्यूमन में कितने सफल सेगमेंट के बारे में तुम जानते हो? क्या? 30,000। टोटल सेगमेंट, इफेक्टिव सेगमेंट कितने हैं? 30,000। इन्हीं सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। अच्छा, जीन पूरा परिवार के जैसे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं? परिवार के जैसे। पता, पापा के जैसे कौन है? प्रमोटर जीन। मम्मी के जैसा कौन है? रेगुलेटर। मम्मी के जैसा नहीं, ऑपरेटर जीन। अरे किचन में ऑपरेट करना, धोबी को, दूध वाले को, सबको ऑपरेट कौन करता है? मम्मी। ज्यादा बोलोगे तो मम्मी हाथ से ऑपरेट कर देती है। अच्छा बताओ, दादाजी के जैसा कौन है? रेगुलेटर जी। अच्छा, कुल मिला के पूरे परिवार की चाबी कौन लटका के चलता है? पापा लटका के चलते हैं कमर में कि मम्मी? अरे पिक्चरों में देखा होगा ना, ऐसे लटका के चलती नहीं है, और मूवीज में देखा होगा जो मम्मी लोग बोलती है वो चाबी। अरे परिवार की चाबी, स्विच, कुंजी ये किसके पास है?
Operator gene. Operator gene. Which gene is going to behave like a switch? Stator gene. Stator gene.